जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये BSSC का आज 14वां सेट है। इसके पहले ऑलरेडी 13 सेट कराए जा चुके हैं जो कि द प्लेटफॉर्म से हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से देख सकते हैं। मैं आपको एक बात की सूचना दे दूं पहले ही कि मार्केट में आने से पहले ही मैं आपको सबसे पहले करंट अफेयर का PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे क्या होगा कि आप अपडेट रहेंगे। और आप जानते हैं कि अभी के एग्ज़ाम में, खास करके BSSC के एग्ज़ाम में साइंस का और करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंस है, तो आप इससे भूलेंगे नहीं। एक मैं आपको बात बता दूं, अभी तक मैंने बहुत कुछ ही वीडियो में बताया है कि मैं खुद BSSC का एग्ज़ाम क्रैक किया है। प्रश्न उठता है कि आप फिर BSSC में आप जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैं अभी रेलवे में कार्यरत हूं जो कि चेन्नई डिवीज़न में हूं। साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं कि मेरा BSSC क्यों नहीं हुआ, तो मेरा टाइपिंग प्रॉब्लम की वजह से मैंने BSSC को फाइनल नहीं कर पाया, मेरिट नहीं बन पाया। तो आपको मुझे ये इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको जो भी मैं बताऊँगा वो सटीक क्वेश्चन बताऊँगा। इसलिए आप क्वेश्चन से निरंतर सेट से बने रहिए, क्वेश्चन से बने रहिए। साथ ही साथ जो भी फैक्ट मैं बताऊं उसको आप नोट करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल से निरंतर बने रहेंगे। अगर आप इस चीज़ का वीडियो PDF का पाना चाहते हैं इस वीडियो का, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से हम शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी सूट से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाग 12। ये तो ठीक है, भाग 12 में बताता है, लेकिन भाग 12 यानी संविधान के अनुच्छेद 264 नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 264 से लेकर के 301 के तहत यानी ए के तहत जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे आदि का वर्णन किया गया है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ संविधान के अगर हम भाग 9 की बात कर लें तो भाग 9 में क्या है, पंचायती राज का उल्लेख है। जबकि भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 8 की हम बात कर ले तो भाग 8 में क्या है दोस्तों, तो संघ राज्य क्षेत्र है। क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूं ना, उस चीज को आप नोट करने का प्रयास करिए। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि एक स्टूडेंट ही आपको पता करेगा, बताएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आप पता है कि आप सभी लोग बहुत सारे वीडियोस को देख रहे होंगे, बहुत सारे बुक को पढ़ रहे होंगे, लेकिन किताबी कीड़ा बनने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको प्रचंड विद्वान नहीं बनना है, आपको सिर्फ एक सीट की जरूरत है। आप एक सीट लीजिए, आप अपने एक सीट पे कब्जा कीजिए और आप अपने सीट लेकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आइए हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि 73वें संविधान संशोधन, क्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और राज्य की संचित निधि से। ये कहां से दे सकता है, राज्य के संचित निधि से। ध्यान में रखेंगे। ये 243H क्या कहता है दोस्तों, 243H है कि इसके अनुसार राज्य विधानमंडल कानून बना करके, ध्यान में रखेंगे, कानून बना करके पंचायतों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह निश्चित सीमाओं के अधीन कर, शुल्क, टोल लगाए और एकत्र करे तथा उचित रीति से इसे प्रबंधित करे। एक मैं और बात फैक्ट आपको बता दूं कि पंचायतों की लेखाओं की जो संपरीक्षा का प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 के जे में किया गया है। किसमें, 243 के जे में। इस सब सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, कहता है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है। ये मैंने पहले भी सेट में कराया है मैंने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका 2, बर्मी। क्या है, बर्मी। जोंगखा नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों, भाषा बर्मी है। अगर म्यांमार की राजधानी की बात पूछ लें तो क्या हो जाएगा, नैपियादो, नोट कर लीजिए। जबकि इसकी करेंसी कौन सा है, तो इसकी करेंसी है कयात, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके विषय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कही गई है, ध्यान में रखिएगा। कहा जाता है जफर के बारे में कि मोहम्मद बहादुर शाह जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए जमीन भी नसीब नहीं हुई थी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आज भी उसके कब्र पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
4 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। इसमें असत्य के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, कहता है कि सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, मतलब अलग अलग लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 ना ही 2, ये दोनों के में से दोनों के सत्य हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। ये आपको पता होना चाहिए कि सल्तनत सुल्तान में जो था मुगल काल में सबसे अधिक पढ़ने वाला, तुगलक काल में सबसे अधिक पढ़ा लिखा जो था वो विद्वान था, ये मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक था, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने क्या चलाया था, तो इन्होंने क्या बोलते सांकेतिक मुद्रा भी इन्होंने चलाया था, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तुलसीदास ने रामचरितमानस, क्या है, रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का ऑप्शन नंबर 3, अकबर के शासनकाल में। ध्यान में रखिएगा, तुलसीदास किसके समकालीन थे, अगर पूछ दे तो आप अकबर लगाएंगे। साथ ही साथ एक चीज और पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, ये अकबर के काल को। अच्छा, जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है, तो जहांगीर के काल के दोस्तों जो है, जो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औरंगजेब। आपको बता दें कि औरंगजेब खुद वीणा का कुशल वादक था, यानी वीणा बजाने में जो है वीणा वो निपुण था, फिर भी उसने संगीत, चित्रकला, इतिहास लेखन आदि को ये प्रतिबंधित कर दिया। ध्यान में रखेंगे, औरंगजेब इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानता था। औरंगजेब किस संप्रदाय को मानता था, इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानता था। इसे क्या, एक और नाम से इसको जाना जाता था, किस नाम से, तो जिंदा पीर। इसे औरंगजेब को जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता था। ध्यान में रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहां पर प्राप्त अशोक के अभिलेख यानी स्तंभ के निचले भाग में मयूर चिन्ह अंकित है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़। अगर हम बात कर ले कि अशोक के टोटल अभिलेखों की संख्या अब तक कितनी है, तो अब तक अशोक के करीब 40 अभिलेख जो है दोस्तों प्राप्त हैं। साथ ही साथ अशोक के अभिलेख में उपयोग किए जाने वाले भाषा कौन कौन सा था, यानी लिपि कौन था, तो नोट कर लीजिए, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। जनरली अशोक के जितने भी स्तंभ लोग मिले वो कौन से थे, अभिलेख मिले, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। कौन कौन, तो एक शिलालेख था, दूसरा स्तंभ लेख था और तीसरा गुहा लेख था। अगर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि जेम्स प्रिंसप ने, किसने, जेम्स प्रिंसप ने जो है, प्रिंसेप नोट कर लीजिएगा, 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को यानी शिलालेखों को पढ़ने का सफलता प्राप्त किया था। किसने, जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। इतने सारे मैंने फैक्ट आपको बताया अशोक से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। वैसे पंचवर्षीय योजना का बहुत बार मैंने ऑपरेशन किया, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया, फिर भी आप जान लेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1951 से 1956 तक चला था। दूसरा 56 से 61 चला था। चौथा का सेशन क्या था, तो 1969 से लेकर के 74 तक था दोस्तों। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ लें कि किस मॉडल पर आधारित था, तो प्रथम जो था दोस्तों वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित, पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, जबकि दूसरा हेराल्ड डोमर पे आधारित था। ध्यान में रखिएगा, शायद हम कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रथम जो था वो हेराल्ड डोमर और दूसरा पीसी महालनोबिस पे, माफ कीजिएगा, आप देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं।
तो इसका 11 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 मैंग्रोव वन है। कौन है दोस्तों? मैंग्रोव वन है। अच्छा, मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन सुंदरबन में पाए जाते हैं, यानी सुंदरबन के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अच्छा, सुंदरबन है कहां? तो वेस्ट बंगाल में, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है दोस्तों? 12वां प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा किसने कहा था? ध्यान में रखिएगा, पाटलिपुत्रा को और भी अनेक नामों से जाना गया, जैसे पाटलिपुत्रा हो गया, पॉलीब्रोथा हो गया, कुसुमनगर हो गया, ध्यान में रखिएगा। एक और था दीदारगंज। ऐसे भी पाटलिपुत्रा में आप पटना में जाएंगे और तो दीदारगंज एक नाम का जगह मिलेगा आपको, दीदारगंज। और अभी न्यू नाम क्या है अभी जो कि चलते आ रहा है, वो है पटना। तो कह रहा है कि पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा किसने कहा था? तो अगर आप दिमाग आपके पास कॉमन सेंस आप लगाएंगे ना, तो आप सीधा आंसर लगा कर कहेंगे मेगास्थनीज, जो कि सही है। ठीक है, इसलिए कि बताया जाता है कि मेगास्थनीज पटना गए हुए थे। कब गया हुआ था? तो इसका रीजन क्या है कि एक कुम्हरार पार्क है, आज भी वहां पे है, वहां पे अशोक का राज्यसभा था, वहां पर आज भी उसका शिलालेख मिलता है। तो ये मेगास्थनीज वहां पे गए थे। ठीक है। अच्छा, मेगास्थनीज जो है अपने मेगास्थनीज था कौन? तो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था ये। ठीक है, कौन था? सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। अपनी यात्रा वृत्तांत को, यानी अपनी यात्रा वृत्तांत को किस में लिखा था? इंडिका नामक के पुस्तक में लिखा था। उसी में पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा नाम से इसे संबोधित किया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसमें एक वेनसांग है। वेनसांग को क्या कहा जाता था? जो कि हर्षवर्धन के काल में आया। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? यात्रियों का राजकुमार। आप भूलेंगे नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 13वां प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? अंबरा, पेनम्बरा और एटम्बरा। नोट कर लीजिए, अंबरा, पेनम्बरा और एटम्बरा दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, ऑप्शन नंबर 4, 15 अक्टूबर। ये सब क्वेश्चन स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, ये सब कभी आप भूलेंगे नहीं, और पूछता ही अधिकतम क्वेश्चन स्टैटिक वाला क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, गुप्त वंश के अंत काल में हुआ था। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग बन गया। ये तो ठीक है। अगर हम पूछ दे आपसे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो आप नोट करेंगे 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अभी अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। जबकि उपाध्यक्ष की बात आपसे पूछ दे तो बार बार क्वेश्चन में पूछता भी है, तो उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो श्री सुमन के बेरी। कौन? श्री सुमन के बेरी अभी इसके उपाध्यक्ष हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? हदीस है। हदीस क्या है? तो हदीस एक क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। इस्लामिक कानून दिया हुआ है, बंदोबस्त कानून दिया हुआ, सल्तनत कालीन कर है, ये गलत है। हदीस जो है दोस्तों, ये मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कहता है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 19 का, ऑप्शन नंबर 3, ऋग्वेद में। अच्छा, ऋग्वेद के कौन से मंडल में इसकी चर्चा की गई है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कहता है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, गुलबर्गा थी। ध्यान में रखेंगे, क्या थी? गुलबर्गा। देखेंगे 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो है
बहमनी साम्राज्य की स्थापना की एवं गुलबर्गा को अपना राजधानी बनाया। बाद में शिहाबुद्दीन अहमद ने, ध्यान में रखेंगे कौन, बाद में शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बिदर को राजधानी बनाया था। किसको? बाद में बिदर को, प्रारंभ में गुलबर्गा को। तो ये पूछ रहा है कि प्रथम राजधानी कहां था, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 गुलबर्गा। बाद में शहाबुद्दीन प्रथम, अहमद प्रथम ने बिदर को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि मरियाना गर्त जो है वो कहां स्थित है, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है, तो 11,022 किलोमीटर, ध्यान में रखेंगे 11,022 मीटर। अगला प्रश्न है पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था, तो सबके दिमाग में क्या आएगा, कपिल देव, जो कि गलत होगा। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 मोहिंदर अमरनाथ को जो है मैन ऑफ द मैच दिया गया था। अच्छा, 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां आयोजित किए गए थे, तो इंग्लैंड और वेल्स में। कहां? इंग्लैंड एंड वेल्स में, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहां हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तारापुर। ठीक है। अच्छा, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना हुआ किस नाम से था और कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में अप्सरा के नाम से हुआ था। किस नाम से? अप्सरा के नाम से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24वां प्रश्न कहता है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। फिर आपके दिमाग में कीड़ा काटेगा कि आप श्री कृष्ण सिंह लगाएं, ध्यान में रखेंगे ये गलत है। 24 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 महामाया प्रसाद सिंह। ये बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, जो कि 5 मार्च 1967 से लेकर के मात्र 28 जनवरी 1968 तक ये मुख्यमंत्री के पद पे रहे। अगर आपसे पूछ लेता कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप आंसर लगाते श्री कृष्ण सिंह, कोई गलती नहीं होती। एक और आप लगा लीजिए कि बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो दलित मुख्यमंत्री का चर्चा होगा तो तब आप लगाएंगे भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। 25वां प्रश्न है, कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 25 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 1784 ईस्वी में। अच्छा, किसने किया था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है दोस्तों विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, आप कभी भी दिमाग से निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार मिला है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3। आपको तो पता है कि अनुच्छेद 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 जो है वो राज्यों का संघ के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 2 है जो दोस्तों क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का जिक्र करता है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। 27वां प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो 27 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है, तो आप ध्यान में रखेंगे 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 23। अच्छा, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 25 में जो है स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम, कितना, 14 वर्ष से कम किसी भी बालकों को जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा। जबकि 28 क्या बताता है, ये कहता है कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देने से संबंधित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कहता है कि संघीय संसद निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करेंगे, तो निम्न सदन समझेंगे, तो निम्न सदन की जब भी बात आए तो लोकसभा की बात करेंगे, जबकि उच्च सदन की बात आए तो राज्यसभा की बात करें। यही अगर स्टेट में बात करेंगे तो विधान परिषद जो है उच्च सदन है, जबकि निम्न सदन की बात करेंगे तो विधानसभा है। अच्छा, लोकसभा के गठन जो है किस आर्टिकल में किया गया है, 80 में, जबकि राज्यसभा का गठन किस में किया गया है, 81 में, सॉरी माफ कीजिएगा 79 यानी 79 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 क्या 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई वो कौन थे या थी? तो 30 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 कृष्णकांत। एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गया था। इनका सेशन क्या था? तो 1997 से लेकर के 2000 तक। ठीक है, अच्छा और भी जान ले तो बीबी गिरी और आर वेंकटरमन, ठीक है, बीबी गिरी और आर वेंकटरमन दोनों ऐसे राष्ट्रपति हुए, मतलब उपराष्ट्रपति हुए, जिनको उपराष्ट्रपति के पद पर होने से पहले ही मतलब राष्ट्रपति का पद चुन लिया गया, उनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, उपराष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में जो है दोस्तों साफ साफ शब्दों में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी आर्टिकल 63। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? 31वां प्रश्न कहता है कि जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहला। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33वां प्रश्न कहता है कि भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 जयप्रकाश नारायण ने। अच्छा, जयप्रकाश नारायण ने कब सर्वोदय योजना प्रारंभ की थी? तो 1950 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे। एक और था जन योजना, क्या था दोस्तों? लिख लीजिए, जन योजना, ये 1945 में लाया गया था, प्रारंभ किया था किसने? तो श्री M.N. राय ने। किसने? श्री M.N. राय ने जो है वो जन योजना प्रारंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सिविल सेवा दिवस। अच्छा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, आप भूलेंगे नहीं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। जबकि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 18 अप्रैल को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किससे मानते हैं? तो 35 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 फर्म को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है कि निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा आप प्राचीन युग से पढ़ते चले आ रहे हैं। भूटान का मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर 4 नलगुटरम। अगला प्रश्न है कि उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, बचा क्या? मलिक काफूर। ये क्या था? एक गुलाम था, एक सफल सेना नायक था, ठीक है, ये खिलजी वंश का, जिसको 1000 दिनार में गुजरात अभियान में खरीदा गया था। कितना में? 1000 दिनार में, जिसके वजह से 1000 दिनार में खरीदे जाने की वजह से इसको 1000 दिनारी के भी नाम से, 1000 दिनारी के नाम से भी जाना गया। किसको? मलिक काफूर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? कहता है कि अंग्रेजों ने सिक्के ढालने का टकसाल सर्वप्रथम कहां स्थापित की? तो 38 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य है। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गुजरात में। ध्यान में रखेंगे, गुजरात में कहां? तो कच्छ के रण में जो है एकमात्र जंगली गधे मिलते हैं। जबकि एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जंगली गधे का नाम आया है तो हमारे दिमाग में टाइगर आ गया, टाइगर शब्द आ गया। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांखला को कहा गया दोस्तों। किसे कहा गया है? कैलाश सांखला को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? 40वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था? जो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 टोटल 61 पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो 41 का करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 1 जो है पंजाब राज्य में स्थित नहीं है। अच्छा, अरावली की बात आए तो ध्यान में रखेंगे, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा। किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है दोस्तों? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है?
कहता है कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। ऑप्शन दिया हुआ है संसद है, लोकसभा अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है। आप आंसर लगाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के समक्ष जो है लोक लेखा समिति यानी कैग, इसी को हम क्या कहते हैं? कैग वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है। सॉरी माफ कीजिएगा, इसका 3 नंबर करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका गलत आंसर क्या? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष जो है दोस्तों ये अपना वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा अध्यक्ष। अगर हम बात कर ले कि लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितना? तो 15 + 7। कितना? 15 + 7। 15 का मतलब क्या है कि 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं जबकि 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कहता है किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है, यानी सबसे अधिक ईसाई धर्म किधर यानी कहां है लोग? तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम में। कहां है दोस्तों? मिजोरम में, या ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे दोस्तों। 44 क्या कहता है? कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो 44 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 7। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे कि किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे 45 का ऑप्शन नंबर 4 भारत रत्न। अच्छा, भारत रत्न का जिक्र आया है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 से ये निरंतर दिया जा रहा है। अच्छा, 2023 में अभी बिहार के एक व्यक्ति को जो है भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। तो वो कौन है? तो ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को, किनको? कर्पूरी ठाकुर को नोट कर लीजिएगा। इस बार दिया गया भारत रत्न पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कहता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका 46 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 1909 ईस्वी में। अच्छा, ये मार्ले मिंटो था कौन? तो लॉर्ड मिंटो जो था ना, इसमें 2 वर्ड थे, एक मार्ले है दूसरा मिंटो। तो मिंटो और मार्ले दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। जैसे लॉर्ड मिंटो जो कि वायसराय था, जबकि जॉन मॉर्ले जो थे वो भारत के सचिव था। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है? तो 47 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 1272। ये सब स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। कहता है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई? तो 48 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहां मनाया गया? तो ध्यान में रखेंगे, गणेश चतुर्थी के ठीक बाद मनाया ही जाता है। यानी नुआखाई उत्सव के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कहां मनाया जाता है? तो 49 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? कहता है कि 31 मार्च 2023 को नाटो का संगठन का 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? तो 50 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 फिनलैंड। अगर हम आपसे पूछ रहे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। अच्छा, नाटो है क्या? तो 1949 ईस्वी में स्थापित नाटो अथवा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच को जो है गहरा नीला दोस्तों किससे रंग मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला रंग मिलता है, जबकि रजत ब्रोमाइड जिसको आप सिल्वर ब्रोमाइड भी कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड से उसको जो है दोस्तों गहरा काला रंग मिलता है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। कहता है कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होती है? तो मैंने आपको कई बार बताया कि जहां दूध दही की जिक्र आए और लैक्टिक वर्ड दिखाई दे, आप आंख बंद करके आंसर लगाइए, सही हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड की वजह से। अच्छा, दूध या दही में जो है कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया
पाया जाता है जो कि फायदेमंद होता है। ध्यान में रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। कहते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए यानी ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी तो है, तो CFC लगाइए ना, CFC, जिसको आप फ्रियोन भी कहते हैं। अच्छा, फ्रियोन गैस का यानी CFC गैस का यूज कहाँ किया जाता है, तो फ्रीज, कूलर आदि में जो भरने के लिए, ठीक है, यानी उससे जो निकलने वाली गैस होती है वो CFC गैस ही होता है, जिसको आप फ्रियोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। 54 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर, क्या है, जादू नाम जावेद अख्तर, एक सफर के लेखक कौन है, तो 54 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, अरविंद मंडलोई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 55 का ऑप्शन नंबर 2, यूरिया। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, एक समान व्यक्ति के मूत्र में जल का प्रेजेंटेशन कितना होता है, तो जल 96% होता है, जबकि यूरिया 2% होता है, जबकि 1.3% में सब कुछ मिला होता है, और यूरिक एसिड की बात कर ले तो 0.5% होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है, यानी झूठा सोना कहा जाता है किसको, तो ध्यान में रखेंगे आयरन पाइराइट को, यानी FeS2, ऑप्शन नंबर 3, FeS2, झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है, तो 57 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, पोषी स्तर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि थैलेसीमिया, क्या है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिकी बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है, तो 58 का करेक्ट आंसर लगाएंगे, ये रुधिर यानी ब्लड को प्रभावित करती है। अच्छा, ये आनुवंशिकी रोग में कौन कौन से और रोग हैं, तो ध्यान में रखेंगे थैलासीमिया हो गया, वर्णाधता हो गया, हीमोफीलिया, ये सब जितने भी रोग हैं वो आनुवंशिकी रोग हैं, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा, तो 59 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, वेग समय ग्राफ रैखिक होगा, यानी किस तरह का ग्राफ बनेगा, तो आप नोट कर लीजिए, इधर से आपको वेग वेलोसिटी हो जाएगा, इधर टाइम, यानी कुछ इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि जल वैद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है, तो 60 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया की ये उदाहरण है। अच्छा, ये ऐसा होता क्या है, तो जल के वैद्युत अपघटन में जो जल होता है ना, यानी क्या होता है, H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये अलग अलग टूट जाते हैं, ये अलग अलग गैस के रूप में ये टूट जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, 61 नंबर प्रश्न कहता है कि ध्वनि की आवृत्ति अगर n दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा दिया हुआ है, और चाल वेग है, तो इसके बीच का संबंध क्या होगा, तो 61 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी n = v/λ। अच्छा, तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो एंगस्ट्रॉम होता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम = क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। नोट कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में छपे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 जो है वो मैच कराने वाला प्रश्न है, तो मैच कराने वाले प्रश्न को हम देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोलिक दाब है, इधर आपको सूची दिया हुआ है, तो हाइड्रोलिक दाब हम कहाँ लेकर के चलेंगे, तो पास्कल में, यानी एक का तो ऑप्शन हमको 3 दिख गया। अच्छा, इसके बाद हम किस में चलेंगे दोस्तों, तो इसके बाद है गति के जड़त्व, तो गति के जड़त्व किसने दिया था, तो गति के जड़त्व जो है दोस्तों हम देखेंगे किसने, गैलीलियो ने दिया था। गति के जड़त्व जो है दोस्तों किसने दिया था, गैलीलियो ने, यानी एक का आंसर 1 मिल गया, 2 का आंसर 2 मिल गया, सॉरी, एक का आंसर 3 मिल गया, 2 का आंसर 2 मिल गया। इसके बाद फिर किसने है, सौर प्रणाली का होलियोसेंट्रिक जो सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आप जाएंगे कॉपरनिकस में, यानी ऑप्शन नंबर 1 में जाएंगे। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, तो और ये 4 का 4 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर 2, क्या, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न फिर आपको मैच कराने वाला प्रश्न है। यहां पर है कि फर्मी का है जिक्र दिया हुआ, एंगस्ट्रॉम है, आपका वैल्यू दिया हुआ है, अभी भी हमने आपको बताया था, तो आप मैच कराइए। तो एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर, यानी फर्स्ट का आंसर तो 3, यानी ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है और 4 में दिख रहा है, यानी 2 ऑप्शन कट गया, ठीक है। फर्मी, एक फर्मी = कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद हम देखेंगे
हाँ, एंगस्ट्रॉम की बात है तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर अभी भी मैंने बताया कि 10⁻⁻10 मीटर। तो एक का आंसर 3 और 2 का आंसर 1, ये दोनों ऑप्शन दिख रहा है। इसके बाद हम 3 नंबर देखेंगे कि प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻, कितना 10⁻15 मीटर होता है। इसके बाद पारसेक बच गया तो लगाइए 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि कहता है कार्नेटाइट। कार्नेटाइट किसका अयस्क है? तो कार्नेटाइट आप लगाएंगे दोस्तों, कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड दोनों के दोनों जो है यूरेनियम का अयस्क है। कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड आप नोट कर लीजिए, ये दोनों के दोनों यूरेनियम के अयस्क है। अच्छा, यूरेनियम के अयस्क, यूरेनियम को एक और नाम से जानते हैं, आशा के धातु। आशा के धातु को हम किसको कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। अच्छा, झूठा सोना तो मैंने बताया है कि आयरन पायराइट को कहा जाता है। रणनीतिक धातु किसको कहा जाता है? तो रणनीतिक धातु की जब भी बात आए तो आप नोट कर लीजिए टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। जबकि मेटल ऑफ फियर यानी डराने वाली धातु किसको कहा जाता है? तो प्लूटोनियम। डराने वाली धातु किसको कहा जाता है दोस्तों? प्लूटोनियम। ये सब सारे फैक्ट्स को आप नोट कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में टकराना तय है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल यानी छाटिए। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी ए और बी। एसिटिक एसिड और पामिटिक एसिड दोनों के दोनों जो है संतृप्त वसा एसिड है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, कहता है कि मम्प्स क्या है यानी किससे उत्पन्न होने वाला रोग है? तो मम्प्स को आप गलसुआ भी कहते हैं। तो गलसुआ जो है एक वायरल डिजीज है, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, फिर आपको मैच कराने वाला प्रश्न दे दिया। इधर वेक्टर का दे दिया नाम आपको और इधर आपको डिजीज का नाम दे दिया। तो पूछ रहा है कि सर्दी जुकाम किससे होता है? तो ये एक वायरल डिजीज है। तो एक ऑप्शन तो एक मिल गया, यानी ऑप्शन ए या बी होगा। इसके बाद हम देखेंगे 67 का देख रहे हैं, तो फाइलेरिया जो है, फाइलेरिया क्या है? एक परजीवी है। तो ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फाइलेरिया क्या है जो दोस्तों? परजीवी कृमि है। क्या है ये? परजीवी कृमि है। एक का आंसर 3, तो दोनों में ही है, ऑप्शन नंबर 2 में है। एक का आंसर 1 है, यानी सर्दी वायरस से, फाइलेरिया परजीवी कृमि से, इसके बाद मलेरिया जो है परजीवी प्रोटोजोआ से, और आंत्र जबर जो है वो बैक्टीरिया डिजीज है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, कहता है कि अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 3 क्लोरेला। इसी के माध्यम से जो है वो एस्ट्रोनॉमर जो है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। 68 के बाद हम 69वां प्रश्न देखेंगे, कहता है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस कौन सी है? तो 69 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 एसिटिलीन गैस। यही एसिटिलीन है जो कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग किया जाता है, इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। 70वां प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पीला रंग प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग प्रकाशित करता है, ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो प्रमुख संगठनों में शामिल है, कौन कौन? तो ध्यान में रखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। देखिए ऐसे तो पोर्टलैंड की पहले मैं आपको बता दूं कि खोज किसने किया था। तो 1824 ईस्वी में पोर्टलैंड सीमेंट की खोज 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिसका नाम था जोसेफ एस्पिडिन। नोट कर लीजिए, जोसेफ एस्पिडिन इसका नाम था, ठीक है, एस्पिडिन, ठीक है। अगर ट्रिक याद करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा ऑकवर्ड टाइप, लेकिन ऐसा नहीं है। याद करेंगे, आप आइसक्रीम चूसते होंगे तो याद करिए चूसिए। क्या है? चूसिए। माफ कीजिएगा, आपको ऑकवर्ड लगेगा तो पहले ही मैंने माफी मांग लिया है, ऑकवर्ड नहीं है ये। आपको किसी भी तरह से बस पढ़ने का आप तरीका ढूंढिए, जरिया ढूंढिए कि मुझे क्वेश्चन याद हो, ठीक है। और आपको दिमाग में रखना है कौन सा आपको इसका प्रचार प्रसार करना है भाई। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट अगर आपको इसके संगठक आप भूल जाएंगे ना तो याद करिएगा चूसिए। चू मतलब चूना, यानी चूना को लाइम भी कहते हैं। C4 सिलिका और A4 एल्युमिनियम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, इंसुलिन स्रावित होता है यानी किससे निकलता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पैंक्रियाज से। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इंसुलिन जो है वो
अल्प मात्रा में जब स्रावित होता है तब मधुमेह रोग होता है, या फिर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब इंसुलिन हो यानी मधुमेह डायबिटीज रोग होता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि इंसुलिन की खोज कब और किसने की थी, तो 1921 में जो है दोस्तों बेंटिंग और वेस्ट ने इसकी खोज की थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। 73 प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुख्य अक्ष के समानांतर। अगला प्रश्न 74 नंबर कहता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिली है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 74 का ऑप्शन नंबर 2 SCGA और गैलेनियम है और जर्मेनियम है, ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर 2। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवहकता होती है? तो 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, चांदी। वैसे ध्यान में रखेंगे कि चांदी जो है 5वें आवर्त एवं छठे जो है उपवर्ग का तत्व है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 47 होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखेंगे कि चांदी मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यहां तक तो सही है। मुक्त अवस्था का मतलब है फ्री स्टेट। अच्छा, जब संयुक्त अवस्था में पाया जाता है तो इसका अयस्क का नाम क्या है? तो इसका अयस्क का नाम है, नोट कर लीजिए, अर्जेंटाइट। क्या नाम है दोस्तों इसका अयस्क का नाम? अर्जेंटाइट। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और निरंतर वीडियो से बने रहें। जल्द ही मार्केट में आने से पहले आपको करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।